वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11th में, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर बिल्कुल नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। उसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है फर्स्ट चैप्टर इसका एनसीईआरटी की बुक का, उसको आज हम देखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर में जो बताया गया है बिल्कुल इस एनसीईआरटी की बुक के अंदर वो बेसिक टर्म्स बताई गई है कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट्स, मतलब उसको प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी है तभी वो डाटा को एक्सेप्ट कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा और उसको जनरेट उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ला पाएगा। ए कंप्यूटर अलॉन्ग विद द एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। दोनों को जब मिला देते हैं हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को तब हम उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम प्रिलिमिनरी कंप्राइज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू जिसे हम कहते हैं, मेमोरीज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर वो डाटा को स्टोर करता है। ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। जो हमें आउटपुट चाहिए उसको डिलीवर करने के लिए सब मिलकर एक साथ काम करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल कंप्यूटर, मतलब बहुत बड़े सर्वर्स जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनसे लेकर कि आपके पर्सनल कंप्यूटर तक भी यूज़ होता है। ठीक है, लैपटॉप जैसे आप यूज़ करते हो घर पे, पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ करते हो, टैबलेट कंप्यूटर यूज़ करते हो या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, तो ये सब भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए इस फिगर के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए पहले तो हम बात करते हैं इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, कुछ हम इनपुट देंगे उसके बेस पे हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन इस बीच में जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर सारा कंप्यूटर क्या क्या रखता है। देखिए डिवाइसेस, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए परफॉर्म की जाती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इससे बार बार इंटरेक्ट करती है, डाटा कुछ मान लो से कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं उसके लिए। फिर वो प्राइमरी मेमोरी जो चीज़ हम रैम भी कहते हैं, जो उसकी अपनी कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी होती है जिसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, इसके बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है पूरा। उसका इस्तेमाल करता है, बार बार डाटा लेता भी है, देता भी है। इसके अलावा जो परमानेंट डाटा आपकी फाइल स्टोर करनी होती है उसके लिए वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी प्रोग्राम ब्लॉक डायग्राम के अंदर कंप्यूटर सिस्टम में बताया गया है द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड सिग्नल बिटवीन द, तो बता रहा है ना ये कैसे डाटा आ रहा है कैसे डाटा देता है। यहाँ से डाटा सिर्फ आएगा और यहाँ पे डाटा सिर्फ जाएगा, लेकिन इनमें दोनों तरफ का बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसके बारे में बताया गया मेन पार्ट कंप्यूटर का। उसमें क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली सर्किटरी है। ठीक है, सर्किट्स का बहुत बड़ा एक ग्रुप है ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग सारी यहीं पे होती है एंड यूजुअली रेफर टू एज द ब्रेन, इसलिए इसको ब्रेन भी कहा जाता है पूरे कंप्यूटर का। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेसर ऑल्सो भी कहा जाता है, इस प्रोसेसर के नाम से बोल दिया जाता है। फिजिकली ए CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रो चिप्स कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो किसी जैसे मदरबोर्ड कभी आपने देखा हो तो उसके ऊपर जो बहुत लगे हुए होते हैं उसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ए CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर, बहुत सारे माइक्रो चिप्स के ऊपर इसको लगाया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ में, तब वो CPU बनता है। द ICs कंप्राइज सेमीकंडक्टर्स मटेरियल, इनके अंदर बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है जिसके थ्रू ICs को बनाया जाता है। द CPU इज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू द प्रोग्राम। ऑब्वियसली जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है CPU को, वो डाटा कैसे दिया जाता है, प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्राम बना के। द CPU देन फीचेज द प्रोग्राम्स एंड डाटा फ्रॉम मेमोरी से वो फीच करवाता है एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो कुछ जैसे मैं यहाँ पे बताया भी क्या है ये चीज़, CPU बेसिकली प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी में पूरा बाग में रिजल्ट को स्टोर करवा देता है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, वाइल प्रोसेसिंग द CPU स्टोर्स द डाटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शंस इन द लोकल मेमोरी, जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। देखो CPU के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं, रैम के अलावा CPU की अपनी मेमोरी।
ठीक है। और बहुत ये बेसिकली पार्ट ऑफ द CPU चिप रहता है एंड दे आर लिमिटेड इन साइज, बहुत छोटे साइज में अवेलेबल होती है एंड नंबर्स में भी। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, अलग अलग रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, बहुत ही फास्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है क्योंकि रजिस्टर्स मेमोरी CPU का अपना पार्ट होता है, इसलिए बहुत फास्ट भी मानी जाती है ये। अदर देन द रजिस्टर CPU हैज़ द टू मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से? एक तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसमें वो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एंड कंट्रोल यूनिट जो बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काम आती है। ALU परफॉर्म्स आर द अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस दैट नीड टू डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो हमने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन दी है उसके थ्रू जो उसको नीड है वो करवाएगा। एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड्स टू डन बाय द इंस्ट्रक्शन। CPU बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल्स करता है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन, जो मतलब जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो सीक्वेंशियली परफॉर्म हो, इसके लिए कंट्रोल यूनिट बेसिकली वर्क करता है। इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स, मेमोरी के थ्रू वो गाइड करता है। ALU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU इज आल्सो परफॉर्म्ड प्रॉपरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हम CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं कॉमनली आज के टाइम में। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देखिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस बताई गई है, कीबोर्ड माउस आप यूज़ करते हो, स्कैनर्स कुछ डाटा को फीड करवाने के लिए, कुछ आपकी बुक है या इमेज है उसको स्कैन करके आप इमेज फॉर्मेट में कंप्यूटर में लाना चाहते हो। टच स्क्रीन्स होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इनपुट डिवाइसेस इन्हें कहते हैं। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू द कंप्यूटर आर टर्म टू एज इनपुट डिवाइस, इनको इनपुट डिवाइस कहेंगे जिसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स भेजे जाएंगे CPU के अंदर। These devices converts the input data into the digital form that is acceptable by the computer system, जो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट कर सके, ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए। सम एग्जांपल इन डिवाइसेस ऊपर आपको फिगर दिखाया मैंने, कीबोर्ड माउस स्कैनर और टच स्क्रीन, वही इन्होंने बताया है, ठीक है। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट डाटा इनटू द सिग्नल। सम एग्जांपल्स में इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, टच स्क्रीन, एज जो ऊपर फिगर बताया गया है। स्पेशली डिज़ाइंस एक होता है, देखो ब्रेली कीवर्ड्स भी होते हैं जो विजुअली एम्पायर्ड, जो देख नहीं सकते ऐसे पर्सन्स, उनके लिए ऐसे सिस्टम्स में बनाए जाते हैं कीबोर्ड जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, बिसाइड्स वी कैन नाउ गेट एंटर डाटा थ्रू द वॉइस, जैसे आपने देखा स्मार्टफोन में भी आप गूगल के थ्रू, आप वॉइस के थ्रू अपने बोल कर डाटा को एंटर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल गूगल वॉइस सर्च सबसे बड़े एग्जांपल है इसका। टू सर्च दी वेब वेयर वी कैन इनपुट दी सर्च स्ट्रिंग्स थ्रू आवर वॉइस के थ्रू हम इनपुट स्ट्रिंग सर्च स्ट्रिंग करके सर्च कर सकते हैं। डाटा एंटर्ड थ्रू द इनपुट डिवाइसेस इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं, रैम के अंदर टेम्परेली स्टोर करवाया जाता है। फॉर कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फर्दर यूज़ करने के लिए डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली स्टोर करवाना ज़रूरी है इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज, जिन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी को हम जैसे हार्ड डिस्क वगैरह भी कहते हैं, तो उनके अंदर इसको परमानेंटली स्टोर करवाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं दैट इज़ द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं, देखो जो आपको फिगर में दिखाया गया, डिस्प्ले मॉनिटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, 3D प्रिंटर्स भी आज के टाइम में यूज़ होते हैं, तो ये सब आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में आते हैं। इनके थ्रू हम डाटा को लेते हैं वापस, ठीक है। सिस्टम्स डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन के लिए आपका की ये हो गया, प्रिंटर हो गया, इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, हमारे लिए जो जिन्हें हम समझ सके, जिन्हें हम अंडरस्टैंड कर सके, उस फॉर्म के अंदर ये डाटा को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर जिससे हम डाटा देख सकते हैं, सिर्फ प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम बड़ा व्यू करके सबको दिखा सकते हैं, हेडफोन्स में सुन सकते हैं, स्पीकर में भी सुन सकते हैं वैल्यूज वॉइस को, प्रिंटर्स में प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकल जाती है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है, ऊपर फिगर में दिखाई गई है। फिर इसके अलावा देखिए आजकल एक ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर भी आ गया है जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए होता है, जिसको जल्दी से वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, देख तो सकते नहीं वो, तो उसके तरीके से आप वो मतलब टच करके उसको स्क्रीन को पहचान सकते हैं कि उस पर क्या बना हुआ है, क्या वो पढ़ सकते हैं उसको। द प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू गेट द आउटपुट एंड फिजिकल हार्ड कॉपी में निकालने के लिए जिसे हम कहते हैं प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे अवेलेबल है, इंकजेट, लेज़र जेट, डॉट मैट्रिक्स आपने सुना होगा। आज के टाइम में देखिए अब जो है 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं जो बेसिकली बिल्ड करते हैं फिजिकल रेप्लिका ऑफ द डिजिटल 3D डिज़ाइन, डिजिटल 3 डायमेंशनल व्यू में वो डाटा को प्रिंट कर सकते हैं।
दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, कहाँ पर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज किया जाता है। प्रोटोटाइप बनाने के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका प्रोटोटाइप बना सकते हो आप इसके थ्रू। देयर यूसेज इज़ आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स, जो आपके शरीर के हिस्से होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है आपका इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, कि कैसे कैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा मॉडर्न डे। आज के डे को पहले सिंपल कैलकुलेटर से लेके आज के टाइम में मॉडर्न पावरफुल कंप्यूटर्स तक आ चुके हैं आपके प्रोसेसिंग के लिए। इसके अंदर डिवाइसेस के अंदर ये शॉर्ट स्पैन टाइप के अंदर बहुत सारा कैलकुलेशंस कर सकता है। काफ़ी चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया। हिस्ट्री टाइप का है ये कंसेप्ट बेसिकली। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 500 BC के अंदर अबेकस आया था, जो करीब 3000 साल पहले आया था। इट वाज मैकेनिकल डिवाइस होती थी जो कैपेबल डूइंग द सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही परफॉर्म वो कर पाता था। इसके बाद 1642 के अंदर जो पैस्कलाइन आया, दैट इज़ इस ब्लेज पास्कल ने बनाया था इसको। मैकेनिकल कैलकुलेटर नोज फॉर द पास्कल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था। डू एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस वो परफॉर्म कर सकता था डायरेक्टली, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, रिपीटेड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब वो परफॉर्म कर सकता था। फिर 1834 के अंदर जो आया एनालिटिक इंजन आया, जो इस पर्सन ने चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। इसमें बेसिकली क्या था, ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी फॉर इनपुट करना, डाटा प्रोसेस करना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें अब आ चुकी थी जो अभी तक पॉसिबल नहीं थी। एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज़ कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर। आज के टाइम में देखते हैं उसका बेसिस माना जाता है इसे। फिर 1890 के अंदर आपका टैबुलेटिंग मशीन्स आई, जो ये हरमन हॉलीवर्थ ने बनाया था। ये बेसिकली पंच कार्ड से रिलेटेड डाटा था, इसके अंदर फीड किया जा सकता था। फिर नेक्स्ट आया था 1937 में टर्निंग मशीन। ये आया, टर्निंग मशीन्स कंसेप्ट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन्स, जो जनरली आप प्रोग्राम कर सके हो, एंड वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड के अंदर स्टोर करके कर सकते हो आप इसको। फिर नेक्स्ट आ रहा था 1945 के अंदर EDVAC और ENIAC, ये जॉन व्यून न्यूमन, ये काफ़ी फेमस भी हुए थे। उन्होंने ये काफ़ी आज के टाइम में भी इसका आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। स्टोर्ड प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी, सबके सब वो कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट आया 1947 में ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड बाय द बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर दिक्कत ये होती थी कि बहुत ज़्यादा वो हीट जनरेट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो उनको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर जब आया तो बहुत बड़ा इन्वेंशन बना गया ये। नेक्स्ट आया 1970 के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये बहुत ही इससे भी ज़्यादा एडवांस आया। ऑब्वियसली इसमें जो प्रॉब्लम थी इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिस्टर्स के अंदर थी उसको भी उतने हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। IC जिसे हम कहते हैं, इज ए सिलिकॉन चिप थी विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ द कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ IC। इसकी वजह से साइज बहुत ज़्यादा वो घट गया था। बेसिकली जो व्यून न्यूमन आर्किटेक्चर था, जो हमें इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, इसके अंदर मेमोरी और कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें CPU रहती थी, जिसमें इनपुट के थ्रू फिर आउटपुट आया था। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सब के सब परफॉर्म करता था। ए मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी इसमें रहती थी। द एंड कम्युनिकेशन चैनल्स टू सेंड और रिसीव आउटपुट, तो कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो वो सेंड कर सकेंगे या रिसीव कर पाएंगे आउटपुट को। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी ENIAC, ध्यान रखना। इज़ अ फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग 1970। ऊपर हमने फिगर में देखा था अभी। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड कर रहे थे। इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर CPU ऑन ए सिंगल चिप, देखो ये कोशिश कर रहे थे कि सिंगल चिप में सब कुछ आ जाए, कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। फिर मोर्स लॉ प्रेडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट कुड बी असेंबल्ड इन अ सिंगल माइक्रोचिप। देखो सब यही सोचने लग गए कि किसी तरह सिंगल माइक्रोचिप में बहुत सारे प्रोसेसर ट्रांजिस्टर्स हम बढ़ाते जाएँ। फिर 1980s में द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन, समझ सकते हो, तो 3 मिलियंस की बात हो रही है। 3 मिलियंस कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको नाम दिया गया VLSI। फर्दर एडवांस और टेक्नोलॉजी में हुआ तो फैब्रिकेटेड हाई
डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड कर दी गई, अप्रॉक्स 106 कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल आईसी कॉल्ड द सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ देखिए इस फिगर में भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर ये रही फिगर कि इसमें बेसिकली क्या था कि इंटेल के बारे में बताया, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। ये देखो धीरे धीरे वो डबल होते गए एवरी ईयर्स और ये बढ़ता ही गया। अब आज के टाइम में पेंटियम 2, 3, 4 और अब तो ड्यूल कोर पहले आया था, आपने सुना होगा इसके बारे में, फिर कोर i7 तक आ गया। देखो नंबर ऑफ प्रोसेसर पर इंटीग्रेटेड चिप कितना देखो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो वो चीज़ इसको बताया गया है डायग्राम में। IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम 1981 में उसने इंट्रोड्यूस किया था। एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोटोश मशीन इन 1984। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसीज सर्जिस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ देखो जैसे पॉपुलैरिटी पीसीज की बढ़ी, वो किस वजह से बढ़ी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से। अब डोस मोड में नहीं चलता, सब कुछ ग्राफिकल माउस कीबोर्ड वगैरह जब आ गए थे तो ग्राफिकल वे में चलने लग गया था ये, तो पॉइंटी डिवाइसेस के आने की वजह से। तो ये काफ़ी इन्वेंट बन गया था। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने किए विंडोज़ के लॉन्च के, एंड अदर आर प्लेस्ड इन द कंप्यूटर्स विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। बाकी सब जो कमांड लाइन इंटरफेस CMD पे चल रहे थे, कमांड दे दे के काम हो रहा था। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो आज के टाइम पॉपुलर हो रहा है अभी भी विंडोज़ के वर्जन्स लाइक यूनिक्स, एच डोस, ये सब आपके कमांड बेस्ड थे। मतलब कमांड आप देते थे, कुछ आउटपुट आता था। अराउंड 1990 इज द ग्रोथ ऑफ WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट जिसे हम कहते हैं, फर्दर एक्सलेट द मास यूजेज ऑफ कंप्यूटर। इसकी वजह से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ गया। एंड देयर आफ्टर कंप्यूटर्स हैव बिकम अन इनडिस्क्रिमिनेबल पार्ट्स ऑफ द एवरीडे लाइफ, मतलब सबकी एक ज़रूरत बन गई एवरीडे लाइफ की। फर्दर द इंट्रोडक्शंस ऑफ द लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, इनकी वजह से पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई तो और बढ़ गया। दिस वाज फॉलोड बाय द माइक्रो स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। दीज डिवाइसेस हैव लेवरेज्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द प्रोसेसर मैनिपुलेशन, मतलब प्रोसेसर को एक साथ बहुत सारा जोड़ सकते थे, वो फास्ट मेमोरी कर सकते थे और हाई स्पीड डाटा भी रख सकते थे, एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म्स। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूड द वेरिएबल डिवाइसेस, आज के टाइम में आ गई है, जैसे कि स्मार्ट वॉच आपने देखी हैं, लेंसेज, हेडबैंड्स तक आ गए हैं, वो भी आपका पूरा कंप्यूटर के वे में काम करता है, हेडफोन्स एक्सेट्रा। फर्दर स्मार्ट एप्लीकेशंस अप्लायंसेस आपकी आ गई है, फॉर एग्जांपल बाय बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द लाइफ, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर रखते हैं। ये आप डिटेल में पूरा चैप्टर आपका आगे आएगा। बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आगे चैप्टर पूरा डिस्क्राइब किया गया है इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट इसमें है आपका कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर। द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। दो कंप्यूटर को जो इन बिटवीन आपकी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसका डाटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी की ही बात करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर का अपना पार्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमारे बेनिफिट के लिए डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, देखो यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर बताया गया है कि जो कंप्यूटर है आपका बाइनरी नंबर्स के वे में काम करता है, स्टोर द प्रोसेस डाटा, जैसे जिसमें बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती है, 0 और 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड द बिट्स, इन्हें बिट्स बोला जाता है। इनको जो देखो बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए वर्ड, इनको हम ग्रुप करके वर्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए 4 बिट वर्ड को हम निबल कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले बिट्स हो गया सिंगल, फिर 4 बिट्स को मिला के अपने निबल बना दिया। एग्जांपल देखिए 1001 या 4 बिट्स हैं इसके अंदर, तो ये बल्कि एक निबल बोला जाता है, और 2 निबल्स को जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है जिसके 8 बिट को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइट। ठीक है, देखिए ये सारा आपका 8 बिट्स का है, तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, एक पर्टिकुलर बाइट, BYTE, स्पेलिंग का फ़र्क है। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जैसे कुछ टेबल के अंदर अच्छे से बताया गया है ये चीज़। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट्स यूनिट्स ऑफ द डिजिटल डाटा, यहाँ पे देखिए KB। सबसे पहले हम KB की बात करते हैं। इसमें अगर हम KB में देखें तो 1024 बाइट्स होते हैं। फिर MB है जिसके अंदर इतने KB होते हैं। फिर ऐसे ही GB है, इसके अंदर इतने MB होते हैं। 1024 आपको फिगर याद रखनी है। फिर TB का आता है टेराबाइट, जो आपका 1024 GB से बनता है। फिर PB पेटाबाइट आता है, इतने TB से बनता है। फिर एक्स्ट्रा बाइट EB जिसे हम कहते हैं, एक्साबाइट, ये आपका इतने PB से बनता है। फिर ZB दैट इज जेटाबाइट, ये आपका इतने EB से बनता है। फिर YB
ये योटा बाइट कहते हैं, ये आपका 1024 ZB से बनता है। देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी का। जैसे कि हम देखो ये तो खैर खास बताया नहीं है, यही बताया गया कि ह्यूमंस जो है अपनी मेमोरी को स्टोर नहीं रख सकते अपने पास लाइफ टाइम के लिए। recall that the memory make the decision some actions, however we do not rely on the memory completely, पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, एंड वी मेक नोट्स, हम बनाते हैं, रिटर्न में लिखते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स हैव द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो सबसे बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है, इसके बिना तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। बिफोर प्रोसेसिंग द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस। इट इज़ द टू टाइप्स के होते हैं। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम भी कहते हैं। रैम क्या है? बेसिकली वोलेटाइल है। देखो इस कंसेप्ट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी मेमोरी का। रैम क्या है? एक वोलेटाइल है। इज़ equal to as long as the power is supplied to the computer it remains the data। जैसे आपका पावर आपकी चल रहा है, कंप्यूटर पावर सप्लाई हो रही है, तब तक उसका डाटा रैम में रहेगा, बचा रहेगा, जाएगा नहीं, लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे आप पावर ऑफ कर दोगे इसका डाटा लॉस हो जाएगा। बट एज सून द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम इज वाइप्ड ऑफ, खत्म हो जाएंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्परेली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब कंप्यूटर का वर्किंग में होता है उस टाइम टेम्परेरी डाटा की जो नीड होती है उसको स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into the RAM for processing। RAM is usually referred to as the main memory, भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना इसका एक ही मतलब है। एंड इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सपोज आपकी हार्ड डिस्क हो गई या कोई जिप ड्राइव होगी, CD होगी, DVD होगी, ये सब आगे डिटेल में देखेंगे हम, उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और स्टोरेज डिवाइसेस कोई भी हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी वाली, उनसे फास्ट रहती है ये। ऑन द अदर हैंड रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है। देखो ये वोलेटाइल थी रैम और ये नॉन वोलेटाइल है। मतलब कि अगर आपका कंटेंट लॉस नहीं होगा, चाहे भले ही आपने लाइट डायरेक्ट से पावर सप्लाई बंद कर दी, तब भी आपके रोम का डाटा लॉस नहीं होगा। नॉट स्टोर इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। इट इज़ यूज्ड एज ए स्मॉल बट फास्टर, कंपेरेटिवली फास्ट होती है, स्मॉल होती है रैम के कंपैरिजन में, फास्टर परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज, ऐसे कंटेंट जो आपको चेंज करने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल दी स्टार्टअप प्रोग्राम, जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट किया तो बूट लोडर जो होता है वो आपका रैम में ही रहता है। दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन रोम। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कैशे मेमोरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ध्यान रखना। ये फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम सबसे फास्ट रहती है ये, ठीक है। रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, इससे ही फास्ट की बात कर रहे हैं हम, बट नॉट एट फास्ट एज द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग देखो बहुत बार बार होती जा रही है, इतनी फास्ट वो रैम भी नहीं होती है, रोम भी नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ द रैम इज CPU में हैव टू स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बार मतलब CPU तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, अगर मान लो उसको रैम की बार बार एक्सेस नहीं मिलेगी तो स्लो पड़ जाएगा। टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द CPU ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो बिटवीन रहती है CPU और मेन मेमोरी यानी रैम और CPU के बीच की मेमोरी, इसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। जो रैम में आप डाटा को बार बार इस्तेमाल कर रहा है CPU, उसको ये अपने पास कॉपी रखता है, ताकि बार बार उसको रैम के पास ना जाना पड़े, ताकि सिस्टम आपका आइडियल ना रहे और यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो CPU का। thus reducing the average time required for accessing the data from primary memory। when the CPU needs some data it first examine, चल देखो कैशे मेमोरी में देखो क्योंकि बीच मेमोरी आ रही है उसके, वो इन केस द रिक्वायरमेंट इज मेट, तब तो बड़ी सी बात है, वो फास्ट अपने आप ही चलेगा। इट इज़ रीड फ्रॉम द कैशे मेमोरी, अदरवाइज वो प्राइमरी मेमोरी तक जाएगा उस डाटा को कॉपी करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी हम देख सकते हैं हार्ड डिस्क। ये देखिए आपको सेकेंडरी मेमोरी के सारे डायग्राम दिए गए, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है। पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, हार्ड डिस्क, CDs, मेमोरी कार्ड्स आपके इवन टेप ड्राइव तक इस कैटेगरी में आते हैं। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी रहती है प्राइमरी मेमोरी की, और रीड ओनली रहता है रैम रोम आपका। थर्स ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स द ऑक्सिलरी और द सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत करती है, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सके, डाटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर द फ्यूचर यूज। द सेकेंडरी मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल एंड हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है। इट इज़ स्लोवर एंड चीपर, ऑब्वियसली उसके मुकाबले तो स्लोवर और चीपर रहेगी देन द मेन मेमोरी, बट इट
कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, पहले उसको जो डाटा उसमें से रीड करके रैम के अंदर लाना पड़ेगा, तब वो उसको इस्तेमाल कर पाएगा। Contents of the secondary storage memories needs to be first brought into the RAM, जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, for the CPU to access। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जैसे बताया गया, यहाँ पे हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। However, these days there are secondary storage devices like SSD, ठीक है, कुछ कार्ड्स इस टाइप के आ गए हैं, विच सपोर्ट वेरी फास्ट डाटा ट्रांसफ़र स्पीड एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर हार्ड डिस्क के मुकाबले फास्ट हो गया है, लेकिन फिर भी रैम अभी ज़्यादा फास्ट है। ऑल्सो डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर एंड सिंपलर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज्ड एंड पोर्टेबल फ्लैश एंड पेन ड्राइव्स आजकल आ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट हो गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने रहेगा। बाकी चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको हम और नेक्स्ट सेकंड थर्ड जितने वीडियोस के पार्ट बनाने चाहिए उसके बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। इसके लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को देखो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइए इसके, और लाइक कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।